सुप्रभात छात्रों, मैं मनीष कुमार बिहार सरकार शिक्षा विभाग के अंतर्गत +2 लेवल में इकोनॉमिक्स का शिक्षक हूँ। वर्तमान में मैं गया जिले में जसवंत उच्च विद्यालय खिजरसराय में कार्यरत हूँ। आज गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत मैं आपके सामने आपके साथ अर्थशास्त्र के लिए कक्षा 11 हेतु पाठ लेकर आया हूँ, जिसका टाइटल है अर्थशास्त्र का जन्म एवं परिभाषा। ये आपके अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक में खंड 1 के रूप में पढ़ना है। 2 खंडों में आपको पढ़ना है। पहला खंड परिभाषा एवं सांख्यिकी है और दूसरा खंड भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है। तो सबसे पहले किसी भी विषय की शुरुआत उसकी परिभाषा से ही होती है। चूंकि 11वां क्लास अपर स्टैंडर्ड क्लास की शुरुआत है, अतः परिभाषा को वही पढ़ना होता है। तो मैं उस अनुसार और आपके पाठ्य पुस्तक एवं सिलेबस के अनुसार परिभाषा के बारे में यहाँ समझाऊंगा और उसके तहत मैं अर्थशास्त्र की परिभाषा चैप्टर के अंदर सबसे पहली जो परिभाषा है, जिसको अर्थशास्त्र के जनक के रूप में कहा जाता है, एडम स्मिथ की परिभाषा, उनकी परिभाषा को आपको अपने विश्लेषण के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। इस परिभाषा के संदर्भ में सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी परिभाषा को अगर हम सीधे शब्दों में रख दें तो लगता है कि सिर्फ एक फैक्ट्स रखें, लेकिन उसी को यदि हम सवाल के आधार पर रखें कि हाँ ये परिभाषा आखिर दी गई तो क्यों दी गई, कब दी गई, कैसे दी गई और क्या दी गई, तो छात्रों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। हम फैक्ट से ज्यादा ध्यान दें कि जिज्ञासा कैसे उत्पन्न की जाए, ताकि क्लास को ध्यान से सुने। तो हम यहाँ इन 4 प्रश्नों को उठाया है कि कब परिभाषा दी गई, क्यों दी गई, कैसे दी गई और क्या दी गई। इस संदर्भ में अब हम आते हैं यहाँ और स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले ध्यान देते हैं कि एक रुपये का चित्र दिया गया है। ये रुपये का चित्र एक सिंबल है जो ये बतलाता है कि रुपये के 2 स्वरूप होते हैं। एक स्वरूप आय का होता है और दूसरे स्वरूप व्यय का होता है, और इस आय और व्यय की प्रक्रिया से ही अर्थव्यवस्था चलती है। और जिस प्रक्रिया से अर्थव्यवस्था चलती है उसमें सिद्धांत और व्यवहार दोनों का अध्ययन होता है, और इस सिद्धांत और व्यवहार के संयुक्त अध्ययन को अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं तो ये हम देख रहे हैं कि ये घड़ी की सुई है और उसके ऊपर इकोनॉमी लिखी हुई है। घड़ी की सुई पूरे 360 डिग्री पर घूमती हुई जहां से चलती है वहीं पुनः पहुंच जाती है। इसका मतलब बहुत लोग ये लगाते हैं और एक सोच भी इस तरह की बनती है कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, या जहां से चले हैं वहीं पहुंचेंगे। देहात में कहते हैं मिट्टी के बने हैं, मिट्टी के मिल जाएंगे। ये नकारात्मक सोच है। इसको अगर आप गाड़ी के पहिए के अनुसार देखिए तो एक चक्र पूरा करने के बाद विकास की एक रफ्तार पूरी होती है, एक स्टेज पूरी होती है, और ये आगे बढ़ते जाता है और क्रमशः मानव समाज का विकास होते जाता है। और मानव समाज के विकास के अंदर ही अर्थव्यवस्था का विकास भी होता है, जो अर्थशास्त्र के अंदर आता है। अब आगे हम देखें, सीधे पहले सामान्य ज्ञान ले लें इसके परिभाषा के संदर्भ में। अर्थशास्त्र का जन्म 1776 ईस्वी में माना जाता है, क्योंकि इसी वर्ष एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र पर पहली किताब लिखी थी, जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। हिंदी में इसे राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज कहते हैं। संक्षेप में ही इस किताब का नाम ज्यादा प्रचलित है, जिसको हम राष्ट्रों के धन या वेल्थ ऑफ नेशंस कहते हैं। ये प्रश्न यहाँ पर ध्यान देना है, इंटर के स्टूडेंट के लिए तो लाभदायक है ही, साथ साथ सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं कि हु वाज द राइटर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो इसमें सीधा एडम स्मिथ को हम रखेंगे। इस पुस्तक के माध्यम से एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को सबसे पहले सुव्यवस्थित और क्रमिक तरीके से विश्लेषित किया था। इस कारण इनको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में के थे। अतः यह माना जाता है कि अर्थशास्त्र का जन्म इंग्लैंड में ही हुआ। इनके पहले अर्थशास्त्र की पढ़ाई पॉलिटिकल साइंस के तहत पॉलिटिकल इकोनॉमी भाग के अंदर किया जाता था। इन्होंने ही पहली बार अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स शब्द नाम देकर एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया। अब आगे हम ये देखते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं कि इन फैक्ट्सों के पीछे कारण क्या थे। क्यों अर्थशास्त्र का जन्म इंग्लैंड में हुआ, एडम स्मिथ ही इसके पिता क्यों हुए और दूसरे देशों में क्यों नहीं हुआ। क्योंकि तमाम बातें जब हम करते हैं
तो हमारे मन में एक जिज्ञासा जगती है कि भारत की सभ्यता, ग्रीस की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ईरान की सभ्यता, चीन की सभ्यता प्राचीन काल में काफी उन्नत थी, तो फिर अर्थशास्त्र का जन्म इंग्लैंड में क्यों होता है, पश्चिम में क्यों होता है? यह एक जबरदस्त सवाल है जिसका निदान हमको ढूंढना होगा, और निदान के लिए हमें ऐतिहासिक विश्लेषण में जाना होगा। छात्रों को मैं एक बार कह देना चाहता हूं कि आप किसी भी विषय का एकांकी रूप से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो आपको इतिहास की भी साधारण जानकारी होनी चाहिए, भूगोल की भी साधारण जानकारी होनी चाहिए, गणित की भी साधारण जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि दृष्टांत उठाने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी अगर उन विषयों की जानकारी आप नहीं रखेंगे। आप आंकड़ों का विश्लेषण सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर इतिहास की आपको भौतिकवादी व्याख्या करनी होगी, और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का मतलब क्या है कि साधन और उत्पादन की प्रक्रिया किस तरह अपनाई जाती है। जिसका साधनों पर अधिकार होता है उसी का उत्पादन पर अधिकार होता है, और जिसका उत्पादन पर अधिकार होता है उसी का कीमत पर अधिकार होता है। तो इस तरह से कहा जाता है कि साधन ही अर्थव्यवस्था का सबसे पहला कदम होता है। जब से मनुष्य जन्म लिया है औजार बनाते रहा अपने विकास करने के लिए, ये औजार ही कालक्रम में साधन बनते चले गए, और उस साधन के दम पर उत्पादन किया। और उत्पादन, बहुत लोग कहते हैं कि उपभोग बहुत बड़ी प्रक्रिया है, अगर उपभोग नहीं होगा तो ऐसे उत्पादन का क्या मतलब? तो हमारा यह कहना है कि उपभोग बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक निश्चित उपभोग तो नेचुरल है। जब आदमी धरा पर जन्म लिया है तो वस्तुओं का एक निश्चित मात्रा में उपभोग करेगा ही, तो शुरुआत वहां से होता है। अतः हम इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या पर आते हैं। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का मतलब भौतिक वस्तुओं का निर्माण और भौतिक वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया। इसका अतीत काल से आज तक जो प्रक्रिया चली, या अतीत काल से आज तक जो इसका पूरा दस्तावेज तैयार हुआ, उस दस्तावेजों का संकलन ही इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है। इस संदर्भ में हम सबसे पहले एक भारतीय होने के नाते भारत के साहित्य और विज्ञान पर नजर डालते हैं। हम भारतीय दिल से बहुत भावुक हैं। कभी इस भावना के लिहाज में हम कह बैठते हैं कि अरे भारत का ज्ञान विज्ञान तो काफी आगे था। बात भी सही है। चरक, सुश्रुत और पता नहीं बराह, मिहिर, आर्यभट्ट जैसे बहुत सारे विद्वान हुए, बहुत सारे विज्ञान के प्रयोग, सफल प्रयोग यहां हुए। तो इस आधार पर हम ये भी कह बैठते हैं कि अर्थशास्त्र का जन्म कौन कहता है कि इंग्लैंड में हुआ? अर्थशास्त्र का जन्म तो भारत में हुआ है। लेकिन जब उनसे यह पूछा जाता है कि इसके बारे में आपके पास सबूत क्या है, तो सबूत के नाम पर दो किताबों का नाम देते हैं, एक अथर्ववेद और दूसरा चाणक्य का अर्थशास्त्र। ऐसी परिस्थिति में ये ज्यादा लोकवाणी है, न कि ये गहराई से किया गया अध्ययन है। अथर्ववेद चूंकि अथर्व ऋषि द्वारा संकलित था, इस कारण नाम उसका अथर्ववेद पड़ा, न कि उसका नाम अर्थवेद है। यह फर्क देखना होगा। दूसरा, चाणक्य के अर्थशास्त्र के बारे में। चाणक्य चंद्रगुप्त के महामंत्री थे और चंद्रगुप्त के गुरु थे। राजकाज चलाने के लिए बहुत सारे सिद्धांतों को उन्होंने दिया, बहुत सारे सलाहों को उन्होंने दिया। उन सारे सलाहों में कुछ आर्थिक सलाह भी होते थे। तो कुछ आर्थिक सलाह अर्थशास्त्र की किताब में एक छोटे से अंश के रूप में है, और जहां तहां बिखरे पड़े हुए हैं, उनका क्रमिक ब्यौरा नहीं है। तो ऐसी किताब को हम प्योर अर्थशास्त्र किताब कैसे कर सकते हैं? क्योंकि क्रमबद्धता वैज्ञानिकता का पहला लक्षण है, और वैज्ञानिकता की पूट अर्थशास्त्र में हमेशा होनी चाहिए। कारण और परिणाम का अध्ययन होना चाहिए, और कारण और परिणाम का इसमें अभाव देखा जा रहा है। हाँ, कुछ बातें उन्होंने दी है जहां तहां, जैसे कर के बारे में कहा है चाणक्य ने कि कर के मामले में राजा को भौरे के समान काम करना चाहिए। भौरा प्रत्येक फूलों से रस चूसता है, लेकिन फूल नहीं मुरझाता है, और उन थोड़े थोड़े रसों को एक जगह जमा करके शहद तुल्य बना देता है, जो अमृत के समान होता है। तो एक तरह से राजा को वो हिदायत देते हैं कि कर की मात्रा इतनी कम हो कि जनता को कष्ट नहीं, जनता के कष्ट, जितना कष्ट हो, थोड़ी बहुत कष्ट हो, तो उससे कई गुना ज्यादा उसको लाभ मिले, और जब कई गुना ज्यादा लाभ मिलेगा तो वो लाभ शहर की तरह काम करेगा। और ऐसी परिस्थिति में यदि राजा को अधिक पैसे की आवश्यकता होगी तो कर की दर थोड़ी थोड़ी बढ़ाने पर भी जनता विद्रोह पर नहीं आएगा। तब तक विद्रोह पर नहीं आएगा जब तक जनता को कर के भुगतान की राशि से होने वाला कष्ट और उस कर से के इनकम से सरकार द्वारा किया गया खर्च से फायदे, इन दोनों के अंतर बराबर नहीं हो जाते हो।
या हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ हम कर देते हैं तो हमें कष्ट होता है, दूसरे तरफ सरकार उस कर को संग्रह करके हम ही पर खर्च करती है, उससे हमें फायदे होते हैं। ये कष्ट और फायदे के बीच में संतुलन होना चाहिए। जब तक फायदे अधिक मिलते रहेंगे हम कर देते रहेंगे, कर की राशि बढ़ती जा सकती है, लेकिन जब मेरे कष्ट बढ़ जाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में जनता विद्रोह पर आ जाता है। तो चलिए इन छिटपुट सिद्धांत को देख करके हम इन दोनों को अथर्ववेद और अर्थशास्त्र को प्योर इकोनॉमिक्स नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं कि यहां अर्थशास्त्र का जन्म पश्चिम अथवा इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, क्योंकि भारत में जो अर्थशास्त्र का जो जन्म की बात है उसको हम क्रमबद्ध तरीके से नकार चुके हैं और साबित हो जाती है कि भारत में जो है आज का आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्म संभव नहीं था या नहीं हुआ। और हम यहां देखते हैं कि अर्थशास्त्र का जन्म पश्चिम में क्यों हुआ। इस बात के लिए यूरोप का भारतीय सभ्यता, अरबी सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता के साथ तालमेल में जाना होगा, क्योंकि मैं उस काल की बात कर रहा हूं जब यूरोप में कोई सभ्यता नाम की चीज ही नहीं थी। उस समय एशिया, खास करके एशिया और कुछ अफ्रीका के देशों में सभ्यता उन्नति के मार्ग पर थी। अब तय बात है कि आखिर कोई सिखलाने वाला होना चाहिए, तभी कोई सीखता है। तो इस आधार पर हम निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि यूरोप में ज्ञान विज्ञान के प्रसार में कहीं न कहीं एशिया का हाथ होगा। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला को। दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला जो यहां मैप पर दिखाया जा रहा है, माना जाता है कि 1000 ईस्वी पूर्व का स्थापित। इनकी स्थापना के काल के बारे में अभी तक भी कोई निश्चित सूचना नहीं मिल पाती है, लेकिन एक अनुमानता 1000 ईस्वी पूर्व इसको माना जाता है। 1000 ईस्वी पूर्व में स्थापित तक्षशिला एक ऐसे जगह पर है, जब मैप पर सरसरी निगाह डालिएगा तो यह 3 रास्तों के संगम पर स्थित है। पहला रास्ता है, ध्यान से सुनेंगे, उत्तरापथ। दूसरा रास्ता है उत्तर पश्चिम मार्ग और तीसरा रास्ता है सिंधु मार्ग। इन तीनों रास्तों से ये गुजरता है। ये तीनों रास्तों के मुहाने पर ही है। अब चाहे उत्तर से कोई आए, पश्चिम से कोई आए या पूर्व से कोई पश्चिम जाए, चाहे वो आक्रमणकारी हो, लुटेरा हो, यात्री हो, विद्वान हो, कोई भी हो, तक्षशिला को टच करके ही जाए। तक्षशिला को टच करके आने जाने से क्या हुआ कि हमारा संबंध ग्रीस और अरब से बना, ईरान से बना। और ये तक्षशिला का ज्ञान विज्ञान ग्रीस भी गया, ईरान भी गया, जो है अरब में भी गया, इन सारी जगहों पर गया। और इन सारे जगहों पर जाने के बाद अरब ज्ञान का केंद्र बन गया, क्योंकि सारे पश्चिम और पूर्व की ज्ञान की स्थली ये अरब भी आकर के मिल जाते थे, क्योंकि तक्षशिला के यात्री अरब के माध्यम से यूरोप में व्यापार करते थे। तो पूर्व का सामान अरब में जाता था और अरब से वो सामान यूरोप में जाता था। फिर उसी तरह यूरोप का सामान अरब में आता था और अरब से वो सामान भारत में आता था। ये कब तक रहा? जब तक कुस्तुनतुनिया की पतन नहीं है। तो जाहिर है कि अरब में आकर के सारे लोग मिलते थे और तक्षशिला का ज्ञान अरब गया हुआ था। तो इन सारे लोगों को मिलने से ज्ञान विज्ञान का प्रसार चारों तरफ होने लगा। अब यहां पर सवाल जो है ये खड़ा होता है कि यूरोप के पास ज्ञान कब गया, यानी एशियाई ज्ञान यूरोप के दरवाजे को कब खटखटाया। तो इसके लिए हम क्रूसेड काल में चलते हैं। क्रूसेड अर्थात धर्म युद्ध का, ये ऐसे तो इसको लोग मानते हैं कि ये सिर्फ यरूशलेम से ये खड़ी हुई घटना है, लेकिन अगर इतिहास का गहरा अध्ययन कीजिएगा, खास करके जवाहरलाल नेहरू की लिखित पुस्तक ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो उसमें वो चर्चा करते हैं कि ये स्पेन के दक्षिणी हिस्से में सरासीनों द्वारा विकसित एक सभ्यता थी। सरासीन का तात्पर्य है रेगिस्तान के वासी, यानी अरबी लोग वहां जाके भी बस गए थे और उस समय का अरब ज्ञान विज्ञान से काफी उच्च था। तो वहां जाकर के स्पेन के दक्षिणी भाग में बसे और उस जगह का नाम था कुतुरबा और कराडोबा। उस जगह पर सरासीन लोग बसे, उनकी उन्नत सभ्यता थी। उस उन्नत सभ्यता को देख करके राजशाही स्पेन को नफरत हो गई कि ये सरासीन इतनी उन्नत सभ्यता में कैसे रहते हैं, और इस नफरत का शिकार उन्होंने वहां के अरबियों को बनाया जो कुतुरबा और ग्रेनेडा में रहते थे।
बुरी तरह उनको कुचल दिया। वो वहां से भाग खड़े हुए और एक तरह से ईसाई और इस्लाम के बीच में धार्मिक युद्ध छिड़ने लगे। ये युद्ध वहां से उठा और ये युद्ध बढ़ते बढ़ते यरूशलेम तक पहुंच गया। अब ये धर्म युद्ध लगभग 1453 तक चला, जब तक कुस्तुनतुनिया की पतन नहीं होगी। जब कुस्तुनतुनिया की पतन हुई, कुस्तुनतुनिया की पतन नहीं होगी, कुस्तुनतुनिया की पतन हुई तो उससे पहले ही, चूंकि धर्म युद्ध के मामले में पूरे यूरोप के ईसाई यरूशलेम तक पहुंच चुके थे, 200-300 वर्षों तक यह चलते रहा। ये 200-300 वर्षों के काल में हर कोई लड़ने ही नहीं आता था, कुछ लोग सीखने भी आते थे। वो युद्धक टीम के साथ जो लोग आते थे वो काफी ज्ञान अरबियों से लिए और अरबियों का ये ज्ञान यूरोप चला गया। यूरोपों का भ्रम टूटा कि सिर्फ भूमध्य सागर तक की दुनिया नहीं है, दुनिया काफी बड़ी है। जितना हम जानते हैं वही ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो काफी आगे है। हम तो रूढ़ियों और परंपराओं में जकड़े हुए रहते हैं। हम तो जो है समुद्र को पार नहीं करना चाहते थे, पुरोहितों से जकड़े हुए हैं, धर्म ग्रंथों से जकड़े हुए हैं, पोप की रूढ़ी मान्यताओं से जकड़े हुए हैं। ये अरब का दर्शन, हिंदुस्तान का दर्शन, ग्रीस का दर्शन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। चलो इनका अध्ययन करें। जबरदस्त उसका अध्ययन हुआ यूरोप, और उस अध्ययन का परिणाम निकला कि यूरोप में पुनर्जागरण होने लगा। अब मैं यहां पर बता देना चाहूंगा कि यह लगभग 1300 ईस्वी के आसपास की घटना है, जब हिंदुस्तान की सभ्यता चरम सीमा पर थी। तो यूरोप की सभ्यता का वो हाल था जैसे एक बच्चा गलियों में गिल्ली डंडा खेलता है और हम मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे। लेकिन दोनों में फर्क था। फर्क क्या था कि वो बच्चा था और हम बुजुर्ग हो चुके थे। हम सभ्यता की चोटी पर पहुंच गए थे और किसी चीज की चोटी पर पहुंचने के बाद यह भ्रम हो जाता है कि हम तो सब कुछ पा लिए, हमें बुजुर्गियत का एहसास होने लगा। लेकिन उन बच्चों में अभी किशोरा अवस्था के प्रति उमंग थी, वो कूदना चाहते थे और हम शिथिलता से बैठना शुरू कर दिया। हम श्रेष्ठता, धार्मिकता, जातीयता, इन सब चीजों में सिमट कर रहना शुरू कर दिया और सोचा अब तो मेरे पास किसी चीज की कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी ज्ञान जो प्राप्त करना था हमने प्राप्त कर लिया। कहा जाता है जिसके पास कुछ नहीं है वही प्रयास करता है आगे बढ़ने के लिए। यूरोप ने प्रयास किया अपने हमारे ज्ञान विज्ञान से अपने यहां आविष्कार और खोजों की तांता लगा दी। परिणाम हुआ क्यों औद्योगिक क्रांति होने लगी। हमारे यहां शिथिलता का दौर चला, हम शिथिल होकर बैठ गए, अपने ही खोल में हम अपने को सुरक्षित करने लगे, पुरानी लकीर पीटते रहे। हमारे यहां तो ये था, हमारे वहां तो वो था। आज भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, जब भी कोई नई आविष्कार की बात होती है तो हम ये करते हैं, अरे मेरे यहां तो ये था, ये तो था, ये तो बहुत गर्व की बात है। लेकिन उसके आगे हमने क्या किया, इसकी जरूरत है। सुश्रुत थे, दुनिया का पहला प्लास्टिक सर्जन मेरे यहां थे, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी में सुश्रुत के आगे हमने कौन सा शोध किया? यूरोप तो काफी शोध कर चुका है। जरूरत इस बात को देखने की है और ये चीज उसी समय से जकड़ा हुआ था। आपस में देशी रियासतों में झगड़ा, छोटे छोटे राजाओं में अपने वर्चस्व को लेकर झगड़ा। मानो उत्तर भारत एक देश ही नहीं था, उत्तर भारत के अंदर कई देश बन चुके थे। सब अपनी श्रेष्ठता की हीन मानसिकता से ग्रसित होकर आपस में ही लड़ते रहते थे, शांति नहीं थी। और शोध और शिक्षा शांति काल में ही जन्म लेती है, अशांति काल में नहीं। लेकिन यूरोपियन उमंग था। अब ऐसा भी नहीं है कि समूचा भारत में ऐसा था। भारत का एक दूसरा भाग भी था जो दक्षिण भारत था। यह दक्षिण भारत के बारे में जब हम उस समय देखने लगते हैं तो पता चलता है कि गुप्त काल में जिस ग्रेटर इंडिया का विकास हुआ था, गुप्त काल में जिस ग्रेटर इंडिया का विकास हुआ था, दक्षिण भारत आज भी उसको बचा के रखे हुए था। अब ये मैप पर हम देख रहे हैं ग्रेटर इंडिया है जो हरे से दिखाया जा रहा है, जिसको बृहत्तर भारत कहते हैं। बृहत्तर भारत का मतलब है मूल भारत, और जहां जहां भारत की सभ्यता और संस्कृति से संबंधित उपनिवेश बस चुके थे उसको हम इन दोनों को मिलाकर ग्रेटर इंडिया कहते हैं, बृहत्तर भारत कहते हैं। ये कहां तक है तो हम चीन के निचले सिरे से देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया तक एक पूर्ण के समान जुटा हुआ है। यह 78 द्वीप है। यह 78 द्वीप कहां पर स्थित है तो यहां दक्षिणी चीन सागर और हिंद महासागर, दक्षिणी चीन सागर के बाद प्रशांत महासागर। दुनिया की सारी व्यापार इसी मार्ग से होती थी।
और यहाँ मेरे सभ्यता के उपनिवेश बसे हुए थे। तय बात है, यहाँ पर हम थे, और हम थे तो बिना मेरी आज्ञा का एक भी व्यापार यहाँ से संभव नहीं था। सारे व्यापार इससे होकर गुजरते थे। समुद्र पर मेरा अधिकार था, तो मैं दुनिया में सबसे ताकतवर था। भारत सोने की चिड़िया थी। भारत एक तरह से दुनिया का गुरु था उस समय। व्यापार हो, सभ्यता हो, देखिए यहां इंडिया है, सभ्यताएं कहां तक चली गई है। इतनी दूरी तक हमारी सभ्यताएं फल फूल रही थी। तो हर मामले में हम एक आधिपत्य पूरे समुद्र में जमाए हुए थे। हमारी अपनी उत्पादन तो गर्म मसाले और सूती कपड़े और चाय का था ही, जो दुनिया में कहीं उसका सानी नहीं था। हम दूसरे के उत्पादन का भी फायदा उठाते थे। अगर इस मार्ग से आना जाना है तो हमें चुंगी देना होगा, बिना हमारे आदेश का व्यापार नहीं कर सकते हो। तो चुंगी के रूप में उस समय मिलता क्या था? आज के जैसे मुद्रा प्रणाली तो विकसित थी नहीं। कीमती धातु है सोना और चांदी, और ये सोना चांदी भारत में आकर जम जाता। तो भारत धीरे धीरे सोने की चिड़िया बन गया। ये कब तक चला, ये ध्यान देने वाली बात। लगभग 15वीं शताब्दी के अंत तक। 15वीं शताब्दी के अंत में ये दक्षिण भारत में हमारा कहीं खो गया। 15वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण भारत में धीरे धीरे पुर्तगालियों का आगमन होता है व्यापार के लालच में। वो जो सारे द्वीप आपने देखे, इसमें मलाया, जावा, इन जगहों पर पुर्तगाली आते हैं और इनमें भी सांप्रदायिक विभाजन करवा देते हैं। मुस्लिम और बौद्धिस्टों को लड़ा देते हैं और बौद्धिस्टों और हिंदुओं को लड़ा देते हैं। परिणाम क्या होता है कि आपस में फूट हो जाती है, और फूट हो जाती है तो इन जगहों पर पुर्तगाली जमने लगते हैं। कालक्रम में पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं, स्पेनिश आते हैं, और फ्रांसीसी आते हैं, और इंग्लैंड के लोग भी आते हैं। इन सब में इंग्लैंड सबसे ज्यादा हावी हुआ। धीरे धीरे इन सबको हटाकर और इंग्लैंड का इन व्यापार पर आधिपत्य होना शुरू हुआ। पहले इन द्वीपों पर यूरोपियों का अधिकार हुआ। द्वीपों पर अधिकार एक बहुत बड़ी ताकत उनको मिल गई, क्योंकि यह समुद्री मार्ग था जिसके माध्यम से व्यापार होता था। समूचे आर्थिक शक्ति पर अधिकार मिल गई। जिसका समूचे आर्थिक शक्ति पर अधिकार मिल जाए तो वही तो सबसे पावरफुल हो जाता है। ये पावरफुल यहां पर आकर के ये यूरोपीय, और जब ये पावरफुल हुए तो हमारे दक्षिण का व्यापार को इन्होंने बाधित करना शुरू कर दिया। और ये व्यापार बाधित करके हम ही हमारे ही सामान की बिक्री एवं खरीद के लिए हम ही पर शर्त लगाने लगे, और शर्त के माध्यम से धीरे धीरे मेरे यहां व्यापारी कोठियां स्थापित करना शुरू कर दिया। व्यापारी कोठियां स्थापित करके हमारे देसी राजाओं को लड़ाना शुरू, और देसी राजाओं को अपनी कोठियों की फौज किराया पर दी। और युद्ध दो राजाओं, हमारे ही दो राजाओं के बीच में जब युद्ध हो तो अपनी फौज किराए पर दे एक राजा की तरफ से, और साथ में शर्त रखे कि यदि युद्ध जीतिएगा तो हमको यहाँ वाला व्यापार का मालिकाना हक दे दीजिएगा, या यहाँ पर इतना जमीन हमको दे दीजिएगा। इस प्रक्रिया से धीरे धीरे उनका भारत में फैलाव होने लगा। खैर, इसकी चर्चा हम थोड़ा आगे करेंगे। अब हम पुनः पीछे की ओर लौटते हैं। अब हम देखेंगे कि ये व्यापार की खोज, व्यापार की चाह में पुर्तगाली और स्पेनी ये दो सबसे आगे निकले। भारत का गर्म मसाला, सूती कपड़ा और चाय दुनिया भर के लिए लालच का कारण था। क्योंकि जब पुर्तगाली यहां आए 1498 में, वास्को डी गामा यहां आया, तो यहां से जो चाय या गर्म मसाले जाते थे वो यूरोप में 22 से 60 गुना ज्यादा कीमत में बिकते थे। 22 से 60 गुना ज्यादा कीमत में बिकने के कारण पुर्तगालियों को काफी मुनाफा होता था। अब ये मुनाफा को यूरोप के हर राष्ट्र हड़पना शुरू चाहते थे, यानी हम भी उसमें हिस्सेदार बने और हम भी वहां पर भारत से व्यापार के लिए संबंध अपना जोड़े। व्यापार के माध्यम से हमारे सामानों के बदले ये पुर्तगाली या जो भी यूरोपीय हमसे जुड़ते थे, हमको जो है वो अपने सामान के बदले में सोना और चांदी देते थे। सवाल है कि ये सोना और चांदी आता था कहां से? यूरोप में तो सोने चांदी का कोई भंडार नहीं था, तो सोना चांदी आता कहां से था? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न के जवाब ढूंढने के लिए हमको अमेरिका का इतिहास और भूगोल भी देखना होगा। अमेरिका जब इधर वास्को डी गामा हिंदुस्तान के को आने वाली यूरोपियों के लिए मार्ग ढूंढ रहा था। लोग कहते हैं भारत की खोज किया, मैं यहां भाषा बदल रहा हूं, आपको इस पर ध्यान देना होगा। उसने भारत की खोज नहीं की, भारत के लिए अपना मार्ग ढूंढा कि हम भारत कैसे पहुंचे। भारत कोई दबी हुई देश नहीं थी कि जिसको फिर से ढूंढना था।
आपको जरूरत थी हमारी कि यहां के व्यापार से फायदा उठाएं, तो आपने मार्ग खोजा है अपने लिए। ठीक इसी तरह अपने फायदे के लिए अमेरिका का भी मार्ग खोजा गया। स्पेन और पुर्तगाल दो देश सबसे आगे इसमें निकले, एक 1492 में, एक 1498 में। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन जाता है। स्पेन 1492 से 1506 तक वो 4 बार स्पेन की यात्रा करता है, या अमेरिका की यात्रा करता है। अमेरिका के जिस द्वीप पर वो पहुंचता है उस द्वीप को भारत समझता है, इसी कारण उस द्वीप का नाम आज वेस्ट इंडीज है। लेकिन जब भी वो अमेरिका से लौटता था तो काफी सोने चांदी हीरे मोतियों के साथ लौटता था। इसकी एक खास वजह है, कहा जाता है कि कीमती पत्थर और कीमती धातुएं प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टान में पाई जाती है, और अमेरिका में प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टान की बहुत सारी याद है, जिसके कारण वहां सोने चांदी के अद्भुत भंडार है। ये वहां की सोना चांदी देखकर सारे लोगों का जो है लोभ बढ़ता चला गया। अभी ज्यादा अमेरिका में कुछ नहीं हुआ, ये घटना घटती है 1519 और 1530 में, जब दो स्पेनी कोर्टिज और पिजारो अमेरिका जाता है। और अमेरिका में 3 सभ्यताएं थी। सबसे पहली सभ्यता थी मय सभ्यता। मय सभ्यता को ही माया सभ्यता करते हैं, और जब ही माया शब्द आता है लगता है हिंदुस्तान से इसका जरूर वास्ता। तय बात की मय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और अगर नहीं सुना होगा तो अपने घर में बुजुर्गों से पूछिए कि मैं था कौन। धर्म ग्रंथ बताते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाने वाला इंजीनियर था, जिसको अपभ्रंश में लोग राक्षस बना दिए कहानी में। उसने क्या बनाया है हिंदुस्तान में? स्वर्णपुरी लंका, द्वारिका का कृष्ण का किला और इंद्रप्रस्थ। तो यह मैं कोई खास व्यक्ति नहीं था। सच्चाई है कि मैं एक पेशा था, यानी जिसको हम माया कहते हैं। माया का मतलब यही है ना कि जो बना है उसको समाप्त होना है, यानी क्रिएशन को ही माया कहते हैं। जो रचना है उसी को माया कहते हैं। तो वो रचनाकार था, और रचनाकारों की एक सिलसिलेवार प्रोफेशन हुई। जैसे शिक्षक का 100 सालों तक ऐसा थोड़े है कि एक शिक्षक, मैं शिक्षक हूं तो सिर्फ मैं ही हूं, मेरे पहले भी शिक्षक होंगे, मेरे आगे भी शिक्षक आएंगे। तो ये एक तरह से प्रोफेशन का क्रमबद्ध पद बनते चला गया। तो उसी तरह मैं भी एक पद था, और वो माया सभ्यता उससे वहां भी फैली, यानी निर्माण कला वाली सभ्यता। अब सवाल है कि तब इसका मतलब है कि भारत और अमेरिका के बीच में आना जाना रहता हो? जरूर। जब आप ग्लोब को देखेंगे, यहां पर तो हम ग्लोब अवेलेबल नहीं कर पा रहे, लेकिन जब आप ग्लोब को देखेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि रूस का सिरा अमेरिका के अलास्का से जुड़ा हुआ है। यानी उस समय उसको खुश्की का रास्ता बोला जाता था, जिससे अमेरिका के लोग उस रास्ते से अलास्का होते हुए रूस के माध्यम से भारत में प्रवेश करते थे। यानी अमेरिका और रूस के बीच में संबंध, अमेरिका और रूस तथा भारत के बीच में आपसी संबंध आने जाने का बना रहता था। तो मेरी वहां सभ्यता गई माया सभ्यता। माया सभ्यता तो कुछ दिन के बाद लगभग समाप्त हुई, लेकिन उस सभ्यता के कारण 2 सभ्यताएं और विकसित हुई, जिसको अजटेक सभ्यता कहते हैं और इनका सभ्यता कहते हैं। ये कोर्टिज और पिजारो जब वहां पहुंचा तो अजटेक सभ्यता और इनका सभ्यता में जो परंपराएं थी उसका नजायज फायदा उठाया। मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूं कि ये वहां की सभ्यता में कहीं न कहीं, वहां की सभ्यता में कहीं न कहीं भारत की सभ्यता का जो है पहचान छिपा हुआ था। और चूंकि भारत में मूर्ति पूजा और पुरोहितवाद था, तो अमेरिका में भी मूर्ति पूजा और पुरोहितवाद था। इसी चीज का उसने फायदा उठाया। वहां के मूल निवासी ये सोचते थे कि देवता घोड़े पर होता है, सजा धजा होता है, बस कोर्टिज घोड़े पर सर धस के खड़ा हुआ। वहां की जनता उसके आगे नतमस्तक हो गई, और उसने चाल चले और कहा कि तुम लोगों को मुक्ति मिलेगी जब अपने राजा को मार लो। और वही राजा जो है, क्योंकि उसी राजा के चलते तुम लोगों को मुक्ति नहीं मिल रही है, वो राजा दुष्ट है, उसकी ही जनता से उसका सर कटवा दिया, और उसके बाद आपस में भी लड़वा दिया। कहा जाता है इतने कत्लेआम हुए कि 2 महीने तक वहां की नदियों की मुहाने जाम हो गए लाशों से। उसके बाद भयंकर लूट की, और भयंकर लूट करने के बाद जो है वहां से काफी मात्रा में सोना चांदी हिंदुस्तान, वहां से काफी मात्रा में सोना चांदी स्पेन आने लगे। और स्पेन में हमारी सामानों की खरीदारी सबसे ज्यादा होती थी, क्योंकि हमारा शाही परंपरा थी, वहां के लोग तड़क भड़क में रहते थे। तो चूंकि स्पेन ही मेरे सामानों को ज्यादा खरीदता था और अमेरिका से सोना स्पेन ही आते थे, अतः वह सोना हमारे सामानों के दाम के बदले हिंदुस्तान के।
अब भारत में सोना आने के दो कारण आप देख सकते हैं यहां पर। एक 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व का मतलब 1000 ईस्वी पूर्व नहीं, बल्कि ये ध्यान दें 1000 ईस्वी में, 1000 ईस्वी में के पहले जब भारत और अमेरिका का खुशकी के रास्ते संबंध था, तो भारत और अमेरिका में भी व्यापार होता हो, तो अमेरिका हमारे सामानों के बदले सोना देता हो। वहां पर फर वाले जो कपड़े बनते थे अमेरिका में ही बनते थे, और भारत में उसका प्रचलन अमेरिका से ही हुआ, रूस में भी प्रचलन, और ये पीटर महान के काल तक आया। तो उस समय भी सोना आता था। अब जो सोना आ रहा था वो यूरोप के माध्यम से आ रहा था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिना, जब तक यूरोप नहीं आया उसके पहले मेरे यहां सोना नहीं था, मेरे यहां पहले भी सोना था। तो तय बात है कि अब आप समझ गए कि वो सोना कहां से आता था, कि भारत और अमेरिका के बीच में खुशी के रास्ते के साथ व्यापार होता था, वहां से सोना आता था। अब ये सारी सोनाएं दो रास्ते से मेरे यहां आने लगे। ऐसी अवस्था में तो भारत सोने की चिड़िया हो ही जाएगा। कार्ल मार्क्स ने अपने भारत पर एक लेख में कहा है कि भारत सोने और चांदी का एक ऐसा अथाह गड्ढा है जहां से दुनिया भर के सोने चांदी आकर समाप्त हो जाते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते। अब इस सोने और चांदी के देश पर यूरोप का नजर गया। अब हम क्रमिक रूप से आ जाते हैं। सबसे पहले हम ध्यान दें कि भारत की, उत्तर भारत की सभ्यता अपनी ऊंचाइयों पर जाकर के शिथिलता का अनुभव किया। शोध मेरे यहां बंद हो गए, शिक्षा मेरे यहां बंद हो गई, आपस में लड़ाई झगड़े फैल गए। दूसरी तरफ यूरोप का पुनर्जागरण हुआ, वहां पर जो है नई नई जानकारियां आने लगी। उनको महसूस हुआ कि दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में घूमकर बहुत कुछ कमाया जा सकता है। तो वो निकल पड़े समुद्री यात्राओं पर, व्यापार करने लगे, और व्यापार के माध्यम से और संपत्तियां कमाने लगे। दूसरी तरफ अमेरिका वो लोग गए और अमेरिका से सोने चांदी लेकर के आए, जिससे हमारे व्यापार के सामानों को कीमतें देने लगे। अब भारत में जो है काफी सोने चांदी का भंडार होने लगा। अब ये सारे यूरोपियों को जो है लोभ सताने लगा कि क्यों न इस भारत पर ही हम पूरी तरह कब्जा कर लें। तो मैं उस काल तक भी वहां आया था पहले, जिसमें भारत के बाकी द्वीपों पर, ग्रेटर इंडिया के बाकी द्वीपों पर वो कब्जा कर लेते हैं एक तरह से, और कब्जा कर लेने के बाद हमारे यहां भी अपनी कोठियां स्थापित करना शुरू कर देते हैं। जब कोठियों की स्थापना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद मेरे यहां धीरे धीरे वो प्रसार अपनाने लगते हैं। अब वो सिर्फ व्यापार की दलाली से लाभ नहीं कमाना चाहते हैं, बल्कि व्यापार पर ही कब्जा करना चाहते हैं। अब वो भारत की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, भारत के कच्चे माल पर कब्जा कर रहे हैं, भारत के सस्ते मजदूरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो भारत के राजनीति में पूरी तरह अपनी पहचान बना चुके हैं। 1757 की पलासी के युद्ध के बाद भारतीय राजनीति में उनका डायरेक्ट हस्तक्षेप हो जाता है। यहां ध्यान देना चाहिए कि मैंने एडम स्मिथ के बारे में कहा था कि 1776 में थे, यानी 1757 की क्रांति के बाद उन्होंने ये किताब लिखी। 1757 की जो है पलासी के युद्ध के बाद उन्होंने ये किताब लिखी। तो ये अब ये भारत में पूरी तरह जम चुके थे। अब यहां से सिर्फ वो व्यापार से फायदा नहीं, मेरे कच्चे माल से तैयार सामान को हमारे ही जनता के बीच में महंगा करके परोसने लगे। इस तरह से दोहरी रूप में मेरे यहां से धन की निकासी हुई। और इसी संदर्भ में महान स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी ने लिखा है द इकोनॉमिक ट्रेंड, धन की निकासी। दोहरी धन की निकासी मैं क्यों कह रहा हूं? मेरा कच्चा माल भी ले जा रहे हैं और उस कच्चे माल से तैयार माल महंगे मेरे यहां बेच भी रहे हैं। इसके लिए तय था कि मेरे उद्योग धंधों को उनको नष्ट करना था। मेरे उद्योग धंधों को वो नष्ट करते चले गए, तरह तरह के कानून बना करके, फिर मशीनों से कपड़े मेरे यहां बना के भेज करके, यद्यपि कि वो कपड़े की क्वालिटी मेरे यहां खराब थी, उनके यहां के आए कपड़े की क्वालिटी खराब थी, मेरे यहां की उन्नत थी, लेकिन चूंकि हाथ से बनते थे तो मेरे यहां की कीमत काफी ऊंचे होते थे। लोगों को सस्ती सामान चाहिए, यद्यपि की गुणवत्ता में 1/4 था। तो मेरे यहाँ के वस्त्र उद्योग उजड़ गए और उनके वस्त्र उद्योग यहाँ पर फल फूल गए। तो ये धन की निकासी वहां होने लगी। अब परिस्थितियां बदल गई। थोड़े ही दिनों में आप देख रहे हैं कि 15वीं शताब्दी के अंत तक क्या परिस्थिति और 15वीं शताब्दी के बाद में क्या परिस्थिति होगी। 15वीं शताब्दी के पहले दुनिया भर की सोने चांदी भारत में आते, अब भारत की सारी संपत्ति यूरोप की तरफ जा रहे हैं। और यही हाल करीब करीब तमाम एशियाई और अफ्रीकाई देशों का होने लगा, जहां वही सभ्यता प्राचीन काल में उन्नत थी, सब शिथिलपन का अनुभव कर रहे थे और सबका यूरोपियन ने यही हाल किया। यानी पूरे अरब, ईरान, भारत, चीन के बारे में अब फिल्म युद्ध की घटना जानते ही है कि कैसे उसको भी
फंसा लिया अंग्रेजों ने। तो पूरे इन सारे एशिया के बड़े प्लेट से संपत्ति का जो है जाना बहिर्गमन यूरोप की तरफ शुरू हुआ, यानी यूरोप में संपत्तियों का जखीरा लग गया। अब पुनर्जागरण के बाद अब फिर थोड़ा सा यूरोप पर लौटते हैं। बहुत जल्दी हम इस क्लास को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यूरोप में पुनर्जागरण के बाद एक प्रबोधन युग आता है। उस प्रबोधन युग में लियोनार्डो द विंची से न्यूटन तक होते हुए एडम स्मिथ आते हैं। अब लियोनार्डो द विंची के बारे में अगर आपसे भी पूछे तो यही कहेगा कि वो बहुत बड़ा चित्रकार था। वो सिर्फ चित्रकार नहीं था, ऑल इन वन उसको कहा जाता था। चित्रकारी के माध्यम से ही वो सारे विषयों को बता देता था, रक्त परिसरण तंत्र को समझा देता था। उसने ही यांत्रिक तो नहीं, जिसमें मशीन तो नहीं लगा हुआ था, जो ईंधन से चले, बिना ईंधन से चलने वाले मशीन का पहला हेलीकॉप्टर बना दिया था। अगर लियोनार्डो द विंची की परिपाटी को रूढ़िवादियों ने नहीं रोका हुआ होता तो दुनिया राइट ब्रदर्स से पहले हवाई जहाज दे देता। धार्मिक रूढ़िवादी परंपराओं ने उसे डराते और धमकाते रहा, उसके अनुयायियों को मारते रहा, जिसके कारण दुनिया को हवाई जहाज देखने में कम से कम 100 वर्ष तो जरूर देर हुई। तो लियोनार्डो द विंची आए। न्यूटन का कहना ही क्या है, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की, और इसी क्रम में एडम स्मिथ करते हैं। अब थोड़ा सा फर्क आज के खोजकर्ताओं में और उन खोजकर्ताओं में। आप देख रहे हैं कि कोपरनिकस हो, चाहे प्रोफेसर हर्श हो, चाहे लियोनार्डो द विंची हो, चाहे न्यूटन हो, चाहे एडम स्मिथ हो, ये सब रूढ़िवाद से लड़ते हैं। यानी ये सब सिर्फ साइंटिस्ट और शास्त्री ही नहीं है, साथ साथ दार्शनिक भी हैं। आज एक कमी देखी जा रही है कि आज सिर्फ साइंटिस्टों का काम खोज करना रह गया है। समाज पर उस खोज का कैसे बढ़िया असर पड़ेगा इसकी बात वो नहीं करते हैं। समाज में क्या तब्दीलियां होनी चाहिए इसकी बात वो नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो समाज की तब्दीलियों के विपक्ष में सवाल नहीं उठाए होते, रूढ़िवादियों के विपक्ष में सवाल नहीं उठाए हुए होते, तो किसी की लाश, कोई खोजकर्ता की लाश कब्र से निकाल करके और फिर से जलाया जा रहा है, किसी को जिंदा जला दिया जा रहा है। यानी वहां के पुरोहितवाद, पाखंडवाद, राजतंत्रवाद पर वो लोग हमला भी करते थे, यानी बदलाव चाहते थे। ये बदलाव क्यों चाह रहे थे? बदलाव के पीछे उनका कारण था वाणिज्यवाद, व्यापार। व्यापार के मार्ग में रूढ़ियां बाधा बनती थी, धार्मिक परंपराएं बाधा बनती थी। ये चाहते थे कि नहीं, सबको खुले व्यापार की छूट हो, और इस व्यापार की छूट के लिए जो है, इस व्यापार की छूट के लिए वो तरह तरह के विचार अपना देते चले जा रहे हैं। इन विचारों में ही एडम स्मिथ का भी विचार आता है। अब हम उस समय की पुनर्जागरण काल की स्थिति के बाद प्रबोधन युग में आते हैं, और प्रबोधन युग के बाद औद्योगिक क्रांति में आते हैं। प्रबोधन युग के बाद वहां औद्योगिक क्रांति होती है। ऐसा नहीं है कि वहां की रिसर्च नहीं सिर्फ औद्योगिक क्रांति करवा दी, यूरोप के हलचल ने भी औद्योगिक क्रांति करवाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाया। फ्रांस आंतरिक हलचल से जूझ रहा था। फ्रांस के बालून लोग रेशमी कपड़ों पर नक्काशी करना जानते थे। वो सारे अपने आंतरिक हलचल के कारण भाग करके इंग्लैंड चले गए, क्योंकि इंग्लैंड एक शांत देश था, वो समुद्रों में था। हॉलैंड में सूती वस्त्र का सबसे ज्यादा कारीगर थे यूरोप में। जब स्पेन और हॉलैंड में झगड़ा होता है, हॉलैंड की स्वतंत्रता आंदोलन चलती है, तो बहुत सारे हॉलैंडवासी इंग्लैंड चले जाते हैं, और वो सारे सूती वस्त्र के कारीगर इंग्लैंड चले जाते हैं। यानी करघा उद्योग का विकास, और वहां के लोगों को करघा पर कपड़ा बुनना सिखलाया हॉलैंड वासियों ने। अब और क्या घटना घटी? इंग्लैंड में उस समय जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, जिसके कारण सस्ते लेबर इंग्लैंड को मिलते हैं। इसके अलावे उस समय इंग्लैंड के पार्लियामेंट पर, अभी भी कहने को पार्लियामेंट तो स्थिति में थी, लेकिन अभी भी उच्च मध्यम वर्ग का कब्जा था। उच्च मध्यम वर्ग क्या, उच्च वर्ग का कब्जा था, यानी सामंतों का, अमीर सरदारों का कब्जा था। वो अमीर सरदार अपने लिए कानून बनाते थे, और वो कानून ये होती थी कि किसी भी किसान को जब चाहे जमीन से बेदखल कर सकता है, यानी हर बड़ी मछली छोटी मछली को निगल रही थी। ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे किसान मजदूर बन गए, यानी मजदूरों की संख्या की भरमार हो गई। तीसरी स्थिति, भारत से सस्ते कच्चे माल आ रहे थे। चौथी, दक्षिण अफ्रीका के तटों से मुफ्त के गुलाम पकड़ के लाए जा रहे थे। ये सब उद्योग उत्पादन पूर्व लाभ दे रहे थे,
और इन लाभों को किसी भी कीमत पर एडम स्मिथ समाप्त होने देना नहीं चाहते थे। यानी उनका मकसद था कि धन को बढ़ाते जाना है। अब इन सारे कारणों ने औद्योगिक क्रांति में ला दी। औद्योगिक क्रांति के बाद रोज रोज वहां उद्योगों की संख्या बढ़ने लगी, नए नए प्लांट बैठने लगे। नए नए प्लांट बैठने से उत्पादन की भरमार होने लगी। अब क्या होता था कि उत्पादन विदेश बिकने जाते थे, दूसरी जगह पर बिकने जाते थे, लेकिन जब तक उनकी बिक्री का पैसा लौट करके नहीं आता तब तक नए प्लांट लगते कहां से, क्योंकि पैसा तो उसमें फंसा हुआ। तो इसके लिए जब वहां पैसा फंसा हुआ रहता था तो इसके लिए वो धन किसी भी तरह अर्जन करे, किसी भी तरह अर्जन करे, इस चीज को उपयुक्त ठहराना शुरू कर। और यही कारण है कि धन को महत्व देकर के एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को एक धन का विज्ञान बना दिया कि हां धन की जरूरत है। अब ये धन कहां से आएगा? तो ये धन जो है, मजदूरों को सस्ते दर पर मजदूरी करवाओ, ये भी एक प्रकार का धन है। गुलामों से काम करवाओ, ये भी एक प्रकार का धन है। और इस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को आगे बढ़ने दो, व्यापार को आगे बढ़ने दो, इसमें कोई बाधा नहीं पहुंचे। अब ये धन वहां पर बढ़ने लगा, चूंकि सस्ते मजदूर मिल रहे थे, सस्ते कच्चे माल मिल रहे थे, भारत से काफी मात्रा में 1757 के बाद भारत से काफी मात्रा में धनराशि भी मिल रही थी, यानी मुद्राएं भी मिल रही थी। इन सब चीजों को नैतिक रूप से एडम स्मिथ ने सही ठहराया। इससे यूरोप में धन बढ़ने लगे और धन बढ़ना ही समस्या हो। आप सोच करके देखें, एक भिखमंगे के कटोरे में 1 करोड़ रुपया डाल देंगे तो क्या होगा? हो सकता है उसका हार्ट अटैक हो जाए, क्योंकि उसके पास एस्टिमेट नहीं था। वो कल्पना भी नहीं किया था कि 1 करोड़ रुपया मेरे पास होगा। अगर हम जितना होते हैं उससे कुछ आगे के स्टेप के बारे में कल्पना करते हैं, अगर बहुत ज्यादा अप्रत्याशित हो जाता है तो मेरे लिए वो अचंभा होता है। ठीक यही घटना इंग्लैंड में घटने लगी। इंग्लैंड के लोगों के पास धन बढ़ने लगा और धन की समस्या होने लगी। कि समस्या यह होने लगी कि धन से और अधिक धन कैसे कमाया जाए, इस धन को कैसे लगाए कि इससे और धन उत्पन्न हो। और इस समस्या के निदान के लिए एडम स्मिथ ने यह सोचा कि अब धन की समस्या का नहीं, यानी धन से धन कमाने के लिए एक विचार होना चाहिए, और उस विचार को जिस विषय में संग्रहित किया जाए वो विषय अर्थशास्त्र। और तब उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी। अर्थशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में स्थापित करते हुए, जिसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। एक अलग किताब उन्होंने लिखा, वेल्थ ऑफ नेशन, और उसमें उन्होंने परिभाषा दी, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट कंसर्न विद एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अर्थशास्त्र का संबंध राष्ट्रों के धन एवं उसकी राष्ट्रों के धन की प्रकृति एवं उसके कारणों की जांच करने से है। राष्ट्रों की धन की प्रकृति, धन कैसे आएगा, धन का स्वरूप क्या है, धन क्या करेगा और धन कैसे आएगा, यानी कारण में भी जाना है और धन क्या करेगा इसकी भी व्याख्या करनी है। और इन्हीं के एक अनुयायी थे जिनका नाम जेबीसे था। उन्होंने कहा अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। यानी उस समय ये इनकी एक पूरी टीम थी। वो टीम को धन संबंधी परिभाषा देने वाला टीम कहा जाता है। और अगर ऑब्जेक्टिव में ये आते हैं कि धन संबंधी परिभाषा किसने दिया, तो एडम स्मिथ ने। अब चलिए हम इस परिभाषा की मुख्य बातों को देखते हैं। जब उन्होंने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो इसका मतलब साफ है कि धन के अलावे अर्थशास्त्र में किसी चीज का अध्ययन नहीं। अब सवाल उठता है कि धन का माया उत्पन्न कैसे किया जाता है। तो धन मनुष्य उत्पन्न करता है, लेकिन आपने तो कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान। तो जब मनुष्य धन उत्पन्न करता है तो मनुष्य की जगह तो आपने दी नहीं। इसका मतलब, आपका कहने का मतलब कि धन ही साधन है और धन ही साधन है, यानी धन से धन कमाया जा सकता है। साफ आपकी परिभाषा से साम्यता झलकती है। जो आपके विचार थे आपकी परिभाषा में आ जा रहे हैं, क्योंकि आपकी समस्या यही थी कि धन से कैसे धन कमाया जाए। आपकी समस्या ये नहीं थी कि मनुष्य का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसे बढ़ाया जाए। आपकी समस्या सिर्फ ये थी कि यूरोप को धनी कैसे किया जाए, और उसके लिए आपने यही फॉर्मूला होता है कि धन से धन कैसे बढ़ाया जाए। यानी करने का मतलब कि धन ही साधन और धन ही साध्य, मनुष्य को आपने बिल्कुल अलग कर दिया। यानी आपने वैसे मनुष्य को जन्म दे दिया जो आर्थिक मानव कहा जाएगा, जिसका हर मकसद 24 घंटा दिन रात हर क्षण धन ही रहेगा। आपने वैसे मनुष्य को जन्म दिया
जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि कंजूसी की हद तब हो जाती है जब बाप के खजाने में करोड़ों रुपए हो और बेटा 1 रुपए के पेन किलर के बिना मर जाए। आपने तो वैसे ही अर्थशास्त्र को जन्म दिया, यानी आपने आर्थिक मानों की स्थापना कर दी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि धन पर आपने आवश्यकता से अधिक बल दिया। क्या बात है? ऐसे जो है आपने मनुष्य को तो सिर्फ एक मशीन बना दिया, जबकि सारी काम मनुष्य की इर्द गिर्द ही होती है, अपनी ही डेवलपमेंट के लिए करता है, और इसको मशीन बना दिया और धन को मूल महत्व दे दिया। अब मनुष्य ने सिर्फ धन अर्जन का गुण आपने आरोपित कर दिया। तो धन अर्जन का गुण आरोपित करने का मतलब क्या है कि मनुष्य में दया, सहिष्णुता, परोपकार ये सब कुछ नहीं है। इन चीजों को आपने बिल्कुल हटा के ठीक नहीं किया। अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकुचित कर दिया आपने। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आपने लिखा है कि जो वैसी वस्तुएं जिनका उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण हो, सिर्फ हम उसी का अध्ययन करेंगे। मीन सिर्फ भौतिक वस्तु का, जिसको हम देख सकें और छू सकें, जिसको हम क्रय विक्रय कर सकें। अब ये बताइए कि ऐसी परिस्थिति में एक शिक्षक का कार्य, एक गायक का कार्य, एक वकील का कार्य, ये सबका अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं है। तो आपके अर्थशास्त्र के अनुसार तो ये सब अर्थशास्त्र की सीमा से बाहर चले जाते हैं और आपका अर्थशास्त्र अध्ययन इसमें नहीं कर पाता है। चौथा, केवल धनोपार्जन करने वाले व्यक्ति का, वैसे व्यक्ति का आप अध्ययन करते हैं जो सिर्फ धनोपार्जन करता है। तो सिर्फ धनोपार्जन करता है तो आज के समय में सामाजिक कार्यकर्ता, प्रदूषणविद, पर्यावरणविद, ये सब तो आपकी सीमा से बाहर निकल जाते हैं, जबकि पूरे एक देश ही की इकोनॉमी में नहीं, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में इनकी भूमिका होती है। और लास्ट पॉइंट है व्यक्तिगत तथा सामाजिक हित में संगति गलत। आपने क्या समझा? प्रत्येक व्यक्ति का कार्य है धन बढ़ाना, धन बढ़ाते जाओ। तो आप उस माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित समान है। कैसा ऐसे हो सकता है? एक व्यक्ति गलत तरीके से चोरी कर सकता है, चोरी करके भी धन बढ़ा सकता है, क्योंकि आपका अर्थशास्त्र ये नहीं कहता है कि तरीका क्या होना चाहिए। आपका अर्थशास्त्र ये कहता है कि अधिक से अधिक धन कमाओ, चोरी करके, नशीली वस्तुएं बेचकर भी धन बढ़ा सकता है। अब वो उसका तो व्यक्तिगत हुआ, व्यक्तिगत हित है, लेकिन क्या इसको हम सामाजिक हित कहेंगे? तो व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित समान नहीं हो सकते हैं। आपकी ये धारणा आपके अर्थशास्त्र को गलत करती है। इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी फिर भी हम कहेंगे कि आदम स्मिथ की परिभाषा का महत्व कम नहीं होता है, क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि जिस भी किसी व्यक्ति ने आग का आविष्कार किया होगा, वो आज परमाणु बम का आविष्कार करने वाले, परमाणु ऊर्जा का आविष्कार करने वाले से कम महत्व का नहीं होगा, क्योंकि उसने आधारशिला रखी है, सीढ़ी फर्स्ट स्टेप बनाया, सेकेंड स्टेप पर हमको जाना है। कैसे जाए ये हमको सोचना है, पैर मोड़ के जाए या ठेवने के बल पे जाए। अब इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो सारा इसमें मिल जाता है। जैसे एडम स्मिथ के अनुसार क्या है अर्थशास्त्र, किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। लघु उत्तरीय में एडम स्मिथ की परिभाषा लिखे, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, और दीर्घ उत्तरीय में एडम स्मिथ की परिभाषा की आलोचनात्मक व्याख्या करें। मैं समझता हूं कि सारे प्रश्नों का जवाब आपके जो लिखित नोट्स हैं उसमें मौजूद हैं। अब जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसे बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, और वास्तविकता है कि इसकी क्लास थोड़ी और विस्तार में जानी चाहिए, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया कि कम समय में आपको बेहतर ढंग से बता सकें। धन्यवाद। अगले क्लास में मिलेंगे हम मार्शल की परिभाषा के साथ।